हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुए, वो कैसे कैसे आए, उनमें क्या क्या क्लासिफिकेशन हुए। आज हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने क्या लाया, क्या निकाला, उन सब चीजों के बारे में। तो आज आपको मैं एक चीज बताने वाली हूँ। ये जो प्लांट आप जो देख रहे हैं, ये अलग अलग वैरायटी की प्लांट्स है। अब ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, चाहे ये वाला हिस्सा हो चाहे दूसरा हिस्सा हो, हम उन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे इवॉल्व हुए, उनका नाम क्या है और क्या नाम नहीं है। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कंटेंट। बेसिकली हम आज पूरे प्लांट किंगडम में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे वो आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन का। अब ये इंट्रोडक्शन क्या है, अब आप लोग को प्लांट्स के बारे में तो पता है, तो प्लांट्स आया कैसे एग्जैक्टली, उसे किसने लाया, कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे कैसे उनमें क्लासिफिकेशंस में अलग अलग चीजें लाई गई, कैसे निकाली गई, उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट स्टेज, जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, हम वो चीज आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अब आपको पता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स है वो कैसे ऊपरी भाव में दिखते हैं। ओके, तो हम आप पढ़ने वाले हैं दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन। अब हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि प्लांट्स कैसे दिखते हैं। अब ये प्लांट्स को कौन कौन से हिस्सों में, सब हिस्सों में या सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस बड़े टॉपिक में। अब क्लासिफिकेशन अलग अलग पेजेस पे किया हुआ है। फिर आता है जब ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उसमें कौन कौन से पौधे के बारे में आप पढ़ने वाले हैं या कौन कौन से डिवीजन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे तो डिवीजन, ये सब जो डिनीट होंगे, ये डिवीजन के रूप में डिनोट किए जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास आता है ब्रायोफाइट्स। एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइट्स। अब ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है, एंजियोस्पर्म्स जो है, इनको इस वे में इस वजह से डाला गया है क्योंकि जो एल्गे है वो एकदम माइन्यूट प्लांट है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ब्रायोफाइट प्लांट है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा टेरिडोफाइट प्लांट है, जिसमें आपको हर चीज अपनी नेकेड आई से दिख सकती है। फिर उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, जो आप अपने सराउंडिंग्स में, जैसे कि आजू बाजू में कोई बहुत बड़ा जो प्लांट है उसको देख सकते हैं। फिर आता है हमारा एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या है वो भी आपको मैं आगे की स्लाइड्स में समझाऊंगी कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। कि जितनी भी चीजें आपने अभी पढ़ी कि एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या इंपॉर्टेंट है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी बॉडी कैसी होती है, उन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक बॉडी में लीफ है या नहीं है, स्टेम है या नहीं, उसके बारे में आपको आगे के स्लाइड्स में पता चलेगा। तो हम पढ़ते हैं अभी मेन कंटेंट के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन। अब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है प्लांट किंगडम का, बहुत सारे हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट ने किया है। तो जो पहले साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है लीनियस। ये जो लीनियस महाशय आए थे, ये जो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, समझिए। प्लांट किंगडम हम मतलब प्लांट के राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले जो मंत्री थे वो थे लीनियस। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऊपरी भाव से देख के, मतलब सिर्फ जो एक्सटर्नल है, जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हैं, मेरे पास दो हाथ है, उसमें पेन है एक, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है जिससे मैं आपको समझा रही हूँ, दो कान है। ओके, आपके पास भी दो कान है, कान है, उस बेसिस पे लीनियस ने पूरा क्लासिफिकेशन किया। उनको जो जो प्लांट्स अपने आजू बाजू दिख रहे थे, जब वो क्लासिफिकेशन करने गए थे, जैसे कि अगर कोई पत्ती है उसमें लीफ कैसे आ रही है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। अगर किसी लीफ को पत्तियां ऐसी ऐसी आ रही हैं तो उसको में क्लासिफाई किया। तो लीनियस ने उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बेसिस पे, मतलब जो ऊपरी भाव से या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, या तो एक एक्सटर्नल हो सकता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सटर्नल बेसिस पे क्लासिफाई किया या फिर नेचुरल बेसिस पे, तो आप बोलेंगे लीनियस महाशय ने उसे क्लासिफाई किया एक्सटर्नल और या फिर नेचुरल बेसिस पे। जैसे कि हमारे आते हैं लीफ, फिर आता है स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स, आपको पता है क्या क्या चीजें आती हैं जो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, मतलब हम अपनी इन दो आंखों से देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और महाशय है, एक्चुअली वो दो लोग साथ में आए, मतलब आप बोल सकते हैं दो दोस्त थे, दो और मंत्री थे, भाई भाई थे, भाई भाई बोल सकते हैं आप उन लोगों को कि भाई भाई आए। तो उन्होंने और क्लासिफाई किया। अब उन्होंने क्या क्लासिफाई किया उसमें, तो उनका जो नाम था, एक बेंथनम थे और एक हुकर थे।
आपको नाम अगर याद करने में टेंशन आता है कि मुझे अभी साइंटिस्टों के नाम याद नहीं आएगा, हम पहले एक कार्टून देखते थे, बेन। आपको याद है द बेस्ट ऑफ 10, बेन 10? हाँ, बेसिकली बेन 10 जिसकी वॉचेस आती थी, तो आप बेंथनम को बेन 10 से याद रख सकते हैं और हुकर को हुकर के वे में आप याद रख सकते हैं। अगर आपको दो साइंटिस्ट के नाम याद करने में इश्यू आता है तो ये है हमारे बेंथनम और हुकर। इन्होंने क्या किया, हाँ, अब इनको लगा जो लीनियस ने किया है काम वो अच्छा काम किया है कि हाँ, उन्होंने क्लासिफाई किया एटलीस्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेजिटेटिव या फिर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है प्लांट का उसके बेसिस पे। अब आप बोलेंगे मैम वेजिटेटिव तो हमें समझ गया कि जो वो किस वे में रिप्रोडक्शन करते हैं उस बेसिस पे, और अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जो कि जो सेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे हैं। अब कोई सेल होते हैं ऐसे, कोई सेल होते हैं ऐसे। आपको मैं आगे किसमें बताऊंगी कि सेल कैसे कैसे होते हैं। कोई लंबे हो सकते हैं, कोई गोले हो सकते हैं, कोई सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे बेंथनम एंड हुकर ने क्लासिफाई किया। ओके, तो आपको दो चीजें समझी कि बेंथनम और हुकर ने क्या क्या किया। बेंथनम हुकर ने जो इंटरनल बोल सकते हैं हम, इंटरनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का कि वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, मतलब वो कैसे एक दूसरे की जान पहचान के हैं, कौन किसका काका है, कौन किसका मामा है, कौन किसका दादा है, कौन किसका फूफा है। उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। फिर हमारे एक और महाशय जिनका नाम था एंगलर। अगर आपको एंगलर को भी याद करने में इश्यू आता है तो आप इसे हम बोल सकते हैं हैंगर। बस ये याद रखिएगा, एग्जाम के टाइम पे आप उसे एंगलर ही लिखिए, हैंगर मत लिखिएगा। ओके, इन्होंने क्लासिफाई किया फाइलोजेनेटिक बेसिस पे। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हमें जो दो बात तो समझ गए कि हुकर में लाइक लीनियस ने एक्सटर्नल ऊपर से देख के क्लासिफाई किया, बेंथनम और हुकर ने वेजिटेटिव या अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख के भी क्लासिफाई किया। अब ये एंगलर ने फाइलोजेनेटिक बेसिस पे क्लासिफाई किया। अब आप मुझे पूछिए फाइलोजेनेटिक क्या होता है मैम? आप फाइलोजेनेटिक समझाइए। पहले फाइलोजेनेटिक का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ कि वो क्या है। फाइलोजेनेटिक का मतलब है जो पर्सन है, जो कि स्पीशीज है या फिर प्लांट है, वो किस वे में इवॉल्व हुए हैं। मतलब इवॉल्व मतलब वो किस वे में स्टार्टिंग, मतलब कितनों से लेके कितने बड़े हुए हैं। फाइलोजेनेटिक मतलब उनके, अब फाइलोजेनेटिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, न्यूमरोलॉजी आती है। अब आप बोलेंगे मैम इसमें ज्योतिष कैसे आ गई? न्यूमरोलॉजी मतलब जो सीड्स हैं वो सीड्स कितने नंबर में अवेलेबल होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। फिर हो गया फाइटोकेमिस्ट्री। अब मैम बोलेंगे मैम फाइटो मतलब क्या है? फाइटो और केमिस्ट्री मतलब क्या है? अब हमारे अंदर हमें पता है कि हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, एस्टेरोन है, थायराइड ग्लैंड है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं एंथरीन, टैनिन्स। ओके, तो प्लांट्स में भी ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, साइटोटेक्सोनॉमी हो गया। इन बेसिस पे जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था, आपको जैसे मैंने बताया उसे किसने क्लासिफाई किया था, उसको एंगलर ने क्लासिफाई किया था। कि एंगलर साहब आए, उन्होंने उनको और इंटरनली क्लासिफाई किया। समझे आप लोग? और इंटरनली क्लासिफाई किया। तो हमने अभी तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है कि वो तीन साइंटिस्ट कौन है। एक है हमारे बेंथेनम, सॉरी एक है हमारे लीनियस, दूसरे हैं हमारे बेंथनम एंड हुकर, तीसरे हैं हमारे एंगलर और एंगलर। इन तीनों ने अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको याद नहीं है कि किसने क्या क्लासिफाई किया, मैं आपको बहुत इजी वे का एक फ्लो चार्ट बना के दिखा सकती हूँ, जिससे आपको और इजी हो जाएगा को समझना। ओके, तो आप देखिए, आप मैं जैसे बता रही हूँ पैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर आप अपने मन से समझ गए हैं तो उस वे में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करेंगे, पहले है ना ऊपर लिखेंगे प्लांट किंगडम। ओके, प्लांट किंगडम हमने यहाँ पे लिखा कि प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम प्लांट किंगडम के बारे में लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आप एक लाइन बनाएंगे, लाइन बनाने के बाद एक इधर लेके जाएंगे, एक इधर लेके जाएंगे, एक इधर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरनल भी, क्योंकि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मतलब जो इंटरनली पाए जाते हैं। ओके, और इजी वे में आप लोग को याद हो जाए, फाइलोजेनेटिक, या तो और इजी वे में आपको याद रखने के लिए
जैसे कि जोरासिक पार्क तो पिक्चर सबने देखी है, 1, 2, 3, 4 अभी जो आई भी आती भी रहती है। तो जो एवोल्यूशन हुआ है, के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, ओके। तो एक्सटर्नल में क्या देख के क्लासिफिकेशन हुआ? लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। फिर इंटरनल में क्या हुआ? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि जो सीड्स हैं, सॉरी उनकी जो सेल्स हैं, उसके शेप को देख के, शेप को देख के कि शेप ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हेक्सागोनल, कहीं सिलेंड्रिकल तो नहीं है, कहीं ओवल तो नहीं है, कहीं फिलामेंटस तो नहीं है, ओके। तो इस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। फिर हमारे आए फाइलोजेनेटिक, जो कि एंगलर ने, उन्होंने उनको एवोल्यूशन के बेसिस पे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये तो आप नॉर्मल बात है, समझ गए होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल आप समझ गए होंगे। तब ये आपको याद करने में अगर इसमें इश्यू आता है कि फाइलोजेनेटिक क्या है, ओके। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। हम जो हैं, हमारा जो कंपैरिजन किया जाता है, किनसे किया जाता है? चिंपैंजी से। आदि मानव से क्यों नहीं किया जाता? चिंपैंजी के बाद आदि मानव आए हैं, और आदि मानव के बाद हम आए हैं। तो हमारा जो रिलेशन है, आदि मानव से क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमें जो है फर्स्ट टाइम पे पढ़ा गया, हमारी बॉडी को पढ़ा गया, चिंपैंजियों को पढ़ा गया, उसमें और हम में 0.01% का डिफरेंस पाया जाता है जेनेटिक के बेसिस पे। के बेसिस पे, जेनेटिक के बेसिस पे। तो जो फाइलोजेनेटिक है, वो जेनेटिक के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था कि कौन सा जेनेटिक किस प्लांट में, किस प्लांट में कौन सा केमिकल, कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ओके। तो आप इतना समझ गए, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। लीनियस है, लीनियस ने क्लासिफाई किया प्लांट्स को, प्लांट्स में उन्होंने क्लासिफाई किया सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बेसिस पे। फिर बेंथन हुकर आए, उन्होंने उनको इंटरनल बेसिस पे क्लासिफाई किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो कि उनकी जो सेल्स है वो किस शेप के हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, उनमें कौन सा कलर होता है, उस शेप पे। फिर हमारे आए एंगलर, उन्होंने किया फाइलोजेनेटिक बेसिस पे, ओके। फाइलोजेनेटिक बेसिस मतलब जो जेनेटिक है प्लांट का, जो एकदम अंदर है, जेनेटिक बेसिस पे कि उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, कौन सा टैनिन, कौन सा केमिकल, कितने न्यूमोलॉजी है, कौन क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। अब आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि वो क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स है मतलब जो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर टाव से, लाइक बाहर से ही देख पाते हैं। जैसे कि मैं हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोग को देख सकती हूँ, मुझे पता है कि आप बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के पास 2 आँख है, एक नाक है, एक मुँह है बोलने के लिए, 2 कान है सुनने के लिए, हाथ है लिखने के लिए, हाथ है फ़ोन चलाने के लिए, हाथ है मार-पिटाई करने के लिए, पैर है भागने के लिए, है खाने के लिए, ओके? तो हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कि एक प्लांट क्या होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है, वो अपना प्रोडक्शन कैसे करता है, वो क्या करता है, वो चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट है वो है दे आर नॉन मोटाइल, मतलब नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूविंग। मूविंग मतलब समझ में आया? नॉन मोटाइल का मतलब होता है नॉन मूविंग प्लांट्स, मतलब जो चीजें चल नहीं सकती। अब आप बोलेंगे मैम ये तो लिविंग थिंग है, तो ये चल क्यों नहीं सकती? क्योंकि बेटा इनके जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर रहते हैं, उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो चल सके, पर वो अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं आराम से। आपको उनको हमारी प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास वो मैकेनिज़्म होता है कि वो ड्रॉट से, सूखे से, बाढ़ से, जानवरों से, इंसानों से अपनी खुद की बचाव कर सके। सबके पास एक-एक केमिकल होता है कि वो अपना प्रोटेक्शन करता है। तो आप पहला पॉइंट समझे, दे आर नॉन मूविंग मतलब दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव, ओके। दूसरा पॉइंट है हमारा, दे मेक देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो अपना खाना खुद एक गैस पे बनाते हैं या फिर वो भी बर्तन यूज़ करते हैं? पहले बर्तन रखते हैं गैस पे, फिर उसे चालू करते हैं, फिर उसमें चीज़ें डालते हैं, तब उनका खाना बनता है। आपको ये लगता है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपना खाना किस वे में बनाते हैं, यह सबको पता है कि किस वे में बनाते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी बहुत पहले-पहले।
कि जो हमारे प्लांट्स है सूरज की रोशनी को पकड़ के लीफ में तोड़ मरोड़ के अपना खाना बनाते हैं और अपना जो खाना है बाकी बॉडी पार्ट्स में इधर 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 सब भेजते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इससे उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। अब ये ऑटोट्रॉप्स का मतलब आपको समझा कि उनको ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी धूप आई तो वो उस थोड़ी बहुत धूप से भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो किसी भी जानवर, किसी भी इंसान, किसी भी एनवायरनमेंट पे कंट्रोल या फिर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ये जो प्लांट्स है ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब ये जो प्लांट्स है वो सबके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, सबके लिए मतलब सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जानवरों के लिए, जो जानवर सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो जानवर सिर्फ घास खाते हैं उसी को तो दूसरा जानवर खाना खा रहा है ना। अब जैसे कि हिरन खा रहा है हमारा ग्रास, ठीक है, अब हिरन को कौन खा रहा है? शेर। तो बेसिकली शेर किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है? ग्रास पे। अगर हिरन खाना नहीं खाएगा, वो मोटा नहीं होगा, तो उस शेर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। इसलिए हर एक चीज जो है प्लांट में डिपेंडेंट है, इसलिए उनको प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब आप बोलेंगे नहीं मैम मैं तो दूध और पनीर खाती हूँ तो मुझे तो जरूरत नहीं। अब दूध और पनीर किससे आता है? गाय से आता है, भैंस से आता है। वो क्या खाती हैं? वो खाती हैं क्या? ग्रास। ओके, समझे आप कि प्लांट क्या है और वो क्या अपनी, मेरी और आपकी दोनों की कैसी मदद करता है। फिर आता है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बाय असेक्सुअली। अब प्लांट्स जो है दो वे में रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक है सेक्सुअली में, एक है नॉन सेक्सुअली मतलब सेक्सुअली के रूप में, असेक्सुअली और सेक्सुअली के बेसिस पे। तो ये जो असेक्सुअली है वो बेसिकली इसमें इनको जो एक्सटर्नल चीजें हैं जैसे कि विंड, फूड, विंड, इंसान, जानवर, या फिर उनका कोई मैकेनिज्म जैसे कि बर्डिंग एक मैकेनिज्म होता है, एक फ्यूजन मैकेनिज्म होता है, उस बेसिस पे वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जैसे कि जिसमें उनको गैमेट्स लगते हैं, गैमेट्स लगेंगे, एंथ्रीडियम लगेंगे। अब आप मैम बोलेंगे मैम आप तो नए नए वर्ड्स ला रहे हैं कि जो एंथ्रीडियम है, गैमेट्स है और आर्केगोनियम है, ये आप सब आगे पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ये सब आप आगे पढ़ेंगे आपको सब समझ जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ओके, फर्टिलाइजेशन में आपको सब समझ जाएगा कि एंथ्रीडियम क्या है, आर्किगोनियम क्या है, वो कैसे आते हैं, उनका क्या काम है, आर्किगोनियम कौन है, लड़का है ये लड़की है, एंथोडियम कौन है, लड़का है लड़की है, तो आपको सब समझ जाएगा। ओके, तो सेक्सुअली में आपको समझा कि बहुत टॉपिक्स होते हैं, एक है ज़ूपोर, फिर है फ्यूजन, फिर है बर्डिंग। ओके, तो इन बेसिस पे असेक्सुअली बेसिस पे ये सब लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको ज़ूस्पोर, बर्डिंग, सेगमेंटेशन इन सब के बारे में भी आगे की स्लाइड्स में आपको खुद दिख जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि मैम क्या कह रही थी। अब हमारे पास आते हैं दूसरा, दे आर फोर्थ पॉइंट, दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, द प्लांट सेल कंटेन एन आउटर सेल वॉल एंड अ सेंट्रल लार्ज वेक्टर। अब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा सा तो नहीं, एक नॉर्मल सॉरी एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि ये क्या है। ओके, हम किसको सेल वॉल बोल रहे हैं, हम किसको वैक्यूल बोल रहे हैं। अब प्लांट जो है ये एक सिंगल सेल है प्लांट का। ओके, मैं आपको एक सिंगल सेल प्लांट का बता रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको ना समझे। ये है सेल वॉल, ठीक है, ये है सेल वॉल। अब इसके अंदर आता है वैक्यूल। अब ये वैक्यूल ही है जो प्लांट को चीजें प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, एटीपी, गोल्गी बॉडीज, आरबीसी, नॉन बीबी, आरबीसी नहीं, आरबीसी जानवरों में पाया जाता है, इंसानों में पाया जाता है। ओके, तो ये समझे हम लोग कि ये क्या है। अब हम समझ गए हैं सेल वॉल के बारे में, वो क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे इवॉल्व होती हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारी दूसरी स्लाइड में। अब आप समझिए कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट क्या है, कि वो नॉन मोटाइल है, वो चल नहीं सकते, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वो अपना लाइक सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उनके पास एक सेल रहता है जिसमें एक आउटर कवरिंग होती है जिससे वो सेल को प्रोटेक्ट करता है। ओके,
सो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है क्लासिफिकेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में और प्लांट किंगडम के बारे में, और उसे किस-किस ने क्या-क्या लाइक कौन से साइंटिस्ट ने उसे इंट्रोड्यूस किया, लिनियस थे हमारे पास, उन्होंने आर्टिफिशियल बेसिस पे किया। फिर हमारे पास आए एंगलर सॉरी बेंथम एंड हुकर, उन्होंने वेजिटेटिव बेसिस पे किया। और फिर हमारे पास आए एंग्लो जिन्हें फाइलोजेनिक बेसिस पे, जो कि न्यूमोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, प्लांट सॉरी फाइटोकेमिस्ट्री, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो आज आपको समझ गया कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट किंगडम, उनमें आते हैं 2 पार्ट्स, जो कि ये है नॉन सीड्स वाले, सॉरी ये है नॉन सीड्स वाले, ये पूरे हैं जो कि नॉन सीड्स हैं। ये वो क्या है? नॉन सीड्स वाले हैं। इनमें कोई सीड्स नहीं पाई जाती हैं। और ये क्या है? ये सीड्स वाले हैं। क्या है? ये सीड्स वाले हैं। अब इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फेनोग्राम्स में। इनमें सीड्स हैं पर नेकेड है, और जो इनमें सीड्स हैं ये कोटेड है। क्या है? कोटेड, मतलब इनमें सीड कवरिंग पाई जाती है। सो इतना आप लोगों को समझ रहे हैं कि आज हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा है। हमने पूरा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, क्रिप्टोग्राम्स और फेनोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स मतलब सीडलेस और फेनोग्राम्स मतलब सीड्स के साथ है। फिर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस बेसिस पे है पूरे प्लांट किंगडम के। ये मैं पूरे प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रही हूँ कि वो नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स से चल नहीं सकते। वो अपना खुद बना खाना बनाते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। किस मीन्स से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। वो किसी भी वे में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सेक्सुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अलग-अलग तरीके से वो अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का पार्ट हम आगे-आगे सेक्शन में पढ़ते जाएँगे, वो किस-किस तरीके से और कैसे-कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। वो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, मतलब उनमें एक सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसके अंदर होता है जीन, क्रोमोसोम, जिसकी वजह से वो आगे रिप्रोड्यूस करता है। ओके, सेल वॉल मतलब ये एक रहा हमारा सेल वॉल। इसके यहाँ पे एक और सॉरी थोड़ा-सा बहुत बेकार डायग्राम बन गया। ये हमारा है सेल वॉल, ठीक है? इसके अंदर है सेंट्रल वैक्यूल, इसके अंदर है बहुत सारा न्यूक्लियस, ठीक है? ये न्यूक्लियस के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम होता है। इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर हम आगे चलते हैं, पीछे जाते हैं वापस। ये जैसे कि हमने बताया था मैंने आपको कि क्या-क्या कंटेंट था, इंट्रोडक्शन था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को समझ गए हैं कि जो कि हम ऊपरी भाव से प्लांट के बारे में देख के बता सकते हैं। जैसे कि उनके पास स्टेम है, लीफ है, रूट है, सॉरी स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। वो किसी भी वे में ग्रो होते हैं, उनका कोई डेफिनाइट तरीके का ग्रो नहीं होता है। लाइक वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी ग्रो हो सकते हैं, पर हमारे में ऐसा नहीं है। हम कैसे ग्रो होते हैं? हम यूजुअली कैसे ग्रो होते हैं? हमारे पास यहाँ से शोल्डर के पास 2 हाथ आएँगे, नीचे से पैर आएँगे, मुँह के ऊपर 1 नाक, 2 आँख, 1 मुँह बोलने के लिए, 2 कान सुनने के लिए, उसके सर के ऊपर बाल। तो हमारा एक डेफिनिट ग्रोथ है, पर प्लांट्स का एक डेफिनिट ग्रोथ नहीं है। वो इंटरमीडिएट ग्रोथ के साथ ग्रो करते हैं, मतलब वो कहीं से भी ग्रो कर सकते हैं। उनका कोई भी, जैसे कि आप अदरक देख लो आप लोग, अदरक क्या है? उसका कोई शेप है डेफिनिट। आपको जो इतनी भी आप अदरक मिलेंगे, वो कोई भी तरीके से मिलेगा। जैसे कुरकुरे का ऐड था, टेढ़ा है पर मेरा है। वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो टेढ़े हैं, वो किसी भी वे में ग्रो कर सकते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में? हम पढ़ने वाले हैं हमारे एल्गी के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीट किया है, ये कंप्लीट किया है और ये कंप्लीट किया है। आगे आगे हमें और हमारी जो लड़ाई है आगे और पढ़नी है, और इतना हमें और आगे पढ़ना है। सो प्लीज़ जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, उसे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इनसे ही आगे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में पढ़नी पड़ेगी। ओके? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है एल्गे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। ये इनका जो हैबिटेट है बहुत ही ज़्यादा एक्वेटिक है, मॉइस्ट प्लेसेस पाया जाता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है किसी भी वे में रह सकता है। लाइक उनका जो साइज़ है या तो फिलामेंटस रह सकता है, कोनिलियन रह सकते हैं, लाइक कॉलोनी में रह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर रह सकते हैं। उनकी जो बॉडी होती है, उसमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? आप अपने दिमाग में, ये आपका एक होमवर्क है, आप वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ के आएँगे, वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? हम वैस्कुलर टिश्यूज़ किसे बोलते हैं और वैस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम होता है, और फिर एल्गे की रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया प्लीज उन्हें ध्यान पे रखिएगा। टिल देन टाटा बाय सी यू, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।